रिपोर्टेड स्पीच। ये एक सामान्य सा टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे जो कक्षा 10 में ग्रामर के सेक्शन सी में पूछा जाता है। और इस सेक्शन सी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच की जो सेंटेंस है उन्हें हम किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले अब आप समझ लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच को NARRATION यानी नरेशन से भी हम समझते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे DIRECT डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। इस टॉपिक को सामान्य सी भाषा में समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो प्रकार का बिंदु है, इस बिंदु का प्रश्न निश्चित तौर पर दो क्लोज पर आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि हरी सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा सी वाज MAKING मेकिंग ए जूस टुडे। इस प्रकार का जो उदाहरण जो लिखा है, इसकी पहचान के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, क्योंकि ये दो भागों में विभक्त आता है। दो भागों से मतलब आप समझिए दो क्लोज में आता है। डबल क्लोज का सेंटेंस होता है और डबल क्लोज के अंतर्गत ये देखिए पहला जो सेंटेंस दिया गया है इसे हम बोलेंगे आरबी। क्या कहेंगे? आरबी कहेंगे। आरबी के बाद ये जो दूसरा वाक्य दिया गया है जो इन्वर्टेड कोमा, यानी ये जो लगा हुआ है आपको ये दिख रहा है कि इन्वर्टेड कोमा है। क्या है ये? इन्वर्टेड कोमा। इसे कहते हैं हम आरएस। क्या कहते हैं? आरएस। यानी साधारण शब्दों में कहूं तो इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला वाक्य है वो आरबी कहलाता है और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो वाक्य है वो आरएस कहलाता है। आरबी से मतलब REPORTING रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और आरएस से मतलब REPORTED रिपोर्टेड स्पीच है। ये दोनों ही इस प्रकार के क्लोज होते हैं। क्लोज का मतलब क्या है? क्लोज क्या होता है? क्लोज इस प्रकार का एक CLOZ अपन देखें क्लोज। क्लोज को बोलते हैं अपन उपवाक्य। क्या बोलते हैं? उपवाक्य। उपवाक्य में आप समझिए कि जितने भी यहाँ पर क्लोज होता है वो क्लोज अपना एक अलग से सब्जेक्ट रखता है। क्या रखता है? सब्जेक्ट। और वो सब्जेक्ट अपने साथ एक वर्ब भी लाता है और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट भी होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है आरबी का, उसके बाद मेन वर्ब हमारे पास आरबी की सेट है, ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमारे पास बी, उसके बाद आरएस में देखेंगे तो आरएस का सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? सी, आरएस की हेल्पिंग वर्ब है वाज, मेकिंग आरएस का मेन वर्ब है, ए जूस जो है आरएस का ऑब्जेक्ट है और टुडे यहां पर अदर वर्ड में लिखा गया है। अदर वर्ड में लिखा गया है। अन्य शब्दों में प्लेस प्लस टाइम आते हैं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, अदर प्रकार के। अब इस प्रकार के वर्ब को जब हम आंसर में बदलेंगे यानी इनडायरेक्ट में बदलेंगे, किस में बदलेंगे? इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट के लिए हमारे पास विशेष प्रकार के नियम होते हैं। उन नियमों को यानी कि फिक्स होते हैं वो नियम। उन नियमों को बदलने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर कि किसी भी डायरेक्ट के वाक्य को, किसी भी DIRECT डायरेक्ट के वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, इनडायरेक्ट में बदलने के लिए मुख्यतः तीन परिवर्तन करते हैं। तीन परिवर्तन करते हैं। अब ये तीन परिवर्तन कौन से होते हैं? ये तीन परिवर्तन मुख्य रूप से होते हैं जो आरएस के वाक्य में, यहाँ पर हुए आरएस के वाक्य में, केवल इस वाले वाक्य में होंगे। ये जो वाक्य दिया गया है इस वाले वाक्य में तीन परिवर्तन होंगे जो मुख्य रूप से होना अनिवार्य है अगर वाक्य में दिए गए हैं तो। जैसे पहला अगर हम बात करें तो पहला होता है टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस का पूरा क्या होना जरूरी है? टेंस संबंधी परिवर्तन। और टेंस की पहचान के लिए विशेष तौर पर क्या होना जरूरी है? टेंस की पहचान, टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले उसके मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का पता होना जरूरी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से ही हमें पता चल सकता है कि वो टेंस कौन सा है। पहला हो गया। उसके बाद हम देखेंगे दूसरे नंबर का। तो दूसरे नंबर का हमारे पास है प्रोनाउन, PRONOUN। प्रोनाउन मींस होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम संबंधी परिवर्तन। क्या होता है? सर्वनाम संबंधी परिवर्तन। और दो परिवर्तन के बाद तीसरा जो हमारे पास परिवर्तन आता है तीसरे नंबर का वो होता है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी संबंधी परिवर्तन।
समय और दूरी संबंधी परिवर्तन। ये 3 परिवर्तन मुख्य रूप से किए जाते हैं आरएस के वाक्य में। अब आगे जब हम लिखेंगे इस प्रकार के टॉपिक को, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए, तो हमारे पास आर्मी के वाक्य से शुरुआत होती है, वाक्य का सॉल्यूशन यहाँ से होता है, लेकिन ये एक बेसिक है और बेसिक को फॉलो करने के लिए भी हमारे पास कुछ टिप्स है, उनको हम फॉलो करेंगे जब हम एग्जैक्ट तरीके से यानी कि स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस हल करेंगे। क्योंकि कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो हम सिंपल के क्वेश्चन हल करेंगे, सिंपल सेंटेंस के, उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव भी करेंगे, इंट्रोगेटिव, उसके बाद हम इंपरेटिव सेंटेंस के करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की करेंगे। 4 नंबर पर हम देखें तो OPTATIVE ऑप्टेटिव सेंटेंस की प्रश्न हम करेंगे। और 5वें नंबर पर हम करेंगे, तो 5वें नंबर पर होगा हमारे पास एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 सेंटेंस को मुख्य रूप से इसमें शामिल किया गया है, लेकिन इसके अलावा भी हम लेटस वाले सेंटेंस पढ़ते हैं, यानी लेट और लेटस से शुरू होने वाली बात, क्योंकि उसका भी हमारे पास थोड़ी अलग नियमों से बनता है। उसके बाद कुछ टिपिकल सेंटेंसेस हैं, उसके बाद यूनिवर्सल ट्रुथ के हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हैबिचुअल से रिलेटेड कोई सेंटेंस आ जाता है। ये सारे टेंसों की पहचान वाले आरएस के सेंटेंस को, और ये आरएस का सेंटेंस ही ये डिफाइन करेगा कि हमको यहाँ पर किस प्रकार के परिवर्तन के साथ आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं टेंस संबंधी परिवर्तन। क्या पढ़ रहे हैं? टेंस संबंधी परिवर्तन। इसके लिए आप 1 नंबर का टॉपिक डालिए और यहाँ पर लिखिए TENSE, टेंस संबंधी परिवर्तन। क्योंकि ये ही चीज हम लिखेंगे कि इस प्रकार की टेंस संबंधी परिवर्तन को जब हम पढ़ेंगे तो टेंस के ज्ञान के बिना किसी प्रकार का व्याकरण का कोई भी टॉपिक अधूरा है। अब यहाँ पर हमें टेंस संबंधी से मतलब टेंस को नहीं पढ़ना है कि वाक्य में दिए गए टेंस को किस प्रकार से चेंजेस करने हैं, किस प्रकार से बदलना है, क्योंकि ये हमारा समय को बदलाव रखता है। तो एक टेबल हम बनाएंगे जो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हमें किस प्रकार से समझना है। इस टेबल को बनाएंगे और ये टेबल ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरफ लिखेंगे हम DIRECT डायरेक्ट में, यानी प्रश्न में आता है, और एक तरफ लिखेंगे हम यहाँ पर इनडायरेक्ट, यानी ये किसमें आता है? उत्तर में आता है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि टेंस हमारे पास 3 है। टेंस कितने हैं? 3। और 3 टेंसों के अंतर्गत हम उनके 4 भाग पढ़ते हैं, एक इंडेफिनिट, एक कंटीन्यूअस, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इस प्रकार से हम 3 गुणा 4 यानी 4 दिए, हमारे प्रेजेंट के भी 4 भाग पढ़ेंगे, पास्ट के भी 4 पढ़ेंगे और फ्यूचर के भी 4 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक को लेते हैं। तो हमारे पास, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का फॉर्मूला कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच में टेंस जब बदले जाते हैं तब आरएस का वाक्य और आरवी का वाक्य, यानी आरएस में टेंस जब बदले जाएंगे जब आरवी पास्ट में होगा तो ही पूरा वाक्य पास्ट में जाएगा। अन्यथा प्रेजेंट और फ्यूचर होने पर अगर आरवी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आरएस में टेंस नहीं बदला जाता है। उसे हम आगे लिखेंगे नोट के रूप में, उसको रिमाइंड करेंगे। तो सबसे पहले टेंस आगे लिखेंगे, अगर किसी भी प्रसंग के वाक्य में, डायरेक्ट के वाक्य में डू डज आता है, क्या आता है? डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हम इसे डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसमें करेंगे सेकंड फॉर्म में करेंगे। उसके बाद दूसरा हम लिखते हैं, अगर हमारे पास इसी का एक और बेसिक बता देते हैं कि थोड़ा सा हमारे पास इसको ध्यान से देखने की बात देखना, क्योंकि कि ये हमारे पास डू डज को सेकंड फॉर्म में हम लिख रहे हैं, लेकिन अगर डू डज के साथ नोट दिया गया है यानी वाक्य नेगेटिव है तो हम इसे डिड नॉट में चेंज करते हैं, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लेंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए हमारे पास इज एम आर कंटीन्यूअस है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, तो हम इसे बदल देते हैं, यानी कि वाज और वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कहने का मतलब प्रेजेंट के जो भाग है उनको पास्ट के भागों में बदला जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है हैज और हैव। हैज हैव के साथ तीसरी फॉर्म लगाई जाती है। तो हैज हैव क्रिया है हमारा परफेक्ट टेंस है, तो इसको परफेक्ट में लिखेंगे तो पास्ट में लिखा जाता है। उसके बाद हैज बीन क्या आता है? हैज बीन और हैव बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लाता है साथ में, तो इसको भी हम किसमें बदलेंगे? हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई
हो गया। प्रेजेंट को किससे बदल दिया, पास्ट में। कैसे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है, तो पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में, यानी ये सिंपल में नहीं आएगा, यहाँ पर सिंपल मतलब डू डज, डू और डज, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की टर्म्स कंडीशन क्या कहती है कि सिंपल सेंटेंस में साइड क्रिया का यूज नहीं करते हैं, और साधारण वाक्यों में, नकारात्मक वाक्यों में साइड क्रिया डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वही सेम रूल पास्ट इंडेफिनिट के साथ है यहाँ पर कि साधारण वाक्यों में साइड क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब ये बात प्रश्नवाचक होगा तो इसको हमको सिंपल में डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव के साथ साइड क्रिया डिड लिखेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब हो गई, ये तो आपने बदल दिया प्रेजेंट के चारों फॉर्म को पास्ट में। अब हम क्या बदलते हैं, अब बदलते हैं पास्ट के भाग। पास्ट में मतलब अगर मान लीजिए वर्ब की सेकंड फॉर्म या प्रश्नवाचक वाक्य में आती है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसे हम किसे बदलेंगे, हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। राइट, याद रखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आती है तो सेकंड फॉर्म डिड को बदलते हैं अपन हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म में, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। अगर यहाँ पर वाज वर्ब क्या आता है, वाज वर्ब प्लस क्रिया में आईएनजी यानी पास्ट कंटीन्यूअस दिया जाता है, तो उसको हैड बीन में बदल देते हैं, यानी हैड बीन का मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदला जाता है। यानी अब पास्ट इसके दो ही भाग रहेंगे, यानी प्रेजेंट के तो अपन जो चार भाग है जिसको हम पास्ट के चार भागों में बदल दिया। उसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस के हमारे पास दो भाग हैं, यानी प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस, जिसको हमने बदल दिया है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब फ्यूचर क्या रहेंगे, तो फ्यूचर का भाग हमारे पास क्या कह रहा है, फ्यूचर के अंदर सहायक क्रिया में दो ही होती है, एक विल और एक शैल। एक विल और एक शैल होती है। तो विल और शैल के साथ ही हम आगे यानी कनेक्टिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, जैसे विल बी, विल हैव, शैल हैव, है ना, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में चले जाते हैं, लेकिन मेन हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो ही है, एक विल और एक शैल। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास विल आता है तो इसको बदलो आप वुड में, किसमें बदलेंगे, वुड में। शैल आता है तो शैल को किसमें बदलेंगे, शुड में बदलेंगे। हो गया विल का और शुड, विल का वुड, शैल का शुड। विल बी आता है, वुड बी, शैल बी आता है, शुड बी। विल हैव आता है, वुड हैव, शैल हैव आता है, शुड हैव। विल हैव बीन आता है, वुड हैव बीन में, शैल हैव बीन आता है, शुड हैव बीन में। तो इस तरह क्रम अनुसार चलना है। अगर मान लीजिए क्योंकि हमारे पास एम ए वाई मेन मॉडल भी है और मेन मॉडल होता है साइड क्रिया के रूप में, एक्सिलरी वर्ब होती है, तो इसका पास्ट हम बदलेंगे एम आई जी एच टी माइंड में। लेकिन इसके बाद एक हमारे पास एक और होता है जिसका नाम है हमारे पास कैन, क्या है, ये भी मॉडल है, तो इसको बदलते हैं हम कुड में। किसमें बदलेंगे, कुड में बदलेंगे। एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, जो बहुत ज्यादा कम तौर पर बताई जाती है, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मस्ट, MUST मस्ट। मस्ट एक मॉडल है। अब मस्ट का पास्ट क्या होता है, मस्ट का पास्ट आता है, मस्ट को पास्ट कैसे लिखा, या तो आप मस्ट को मस्ट में ही रहने दीजिए, मस्ट को मस्ट में ही रहने दीजिए, अन्यथा आप इसके स्थान पर हैड टू का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करेंगे, हैड टू का प्रयोग करेंगे। तो ये निम्नलिखित टेबल के अनुसार हम क्या करेंगे, सारणी को कंप्लीट करेंगे, हमारी टेंस संबंधी परिवर्तन को हम कंप्लीट करेंगे। इसे याद करना है क्योंकि हमारे पास जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे सिंपल के हम कोई भी रिपोर्ट हल करेंगे तो सिंपल के अंदर भी हमारे टेंस आएंगे। इंट्रोगेटिव का करेंगे तो इंट्रोगेटिव में भी हमारे पास आएंगे। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव होता है आदेशात्मक, ये तीन प्रकार से शुरू होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से और प्लीज काइंडली से। यानी इसके अंदर टेंस नहीं होता है, ये पढ़ाई का सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, एम ए वाई से शुरू होता है, यानी बे से शुरू होता है, फुल स्टॉप पर खत्म होता है। एक्सक्लेमेटरी, इसको विस्मयबोधक बोला जाता है, विस्मयबोधक वाक्य, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों का आरंभ ओ, ओ एच, आई यानी कि ए एच और एच यू डबल आर ए एच उर्रे, ए एल ए एस अलास, बी आर ए बी ओ ब्रेवो। ब्रेवो के बाद आप देख सकते हैं इसमें वाट ए और हाउ, ये दोनों वर्ड, यानी कि जब वाक्य के अंत में नाउन या प्रोनाउन हो या वाक्य के अंत में कोई हेल्पिंग वर्ब हो, साथ के साथ लिखते भी रहिए। तो ये सारी चीजें मैटर करती है हमारी नॉलेज पर, हमारी बेस पर नॉलेज करता है, क्योंकि हम हमारा अंग्रेजी ग्रामर का कारण हमारा बेसिक से शुरुआती दौर से अगर अच्छा है
तो इस प्रकार के चैप्टर्स हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में ये 2 नंबर का पूछा जाएगा और किसी भी प्रकार के सेंटेंस आपके वहाँ पर दे सकता है। तो ध्यान रहे, टेंस से संबंधित गलती कभी ना करें। इस प्रकार की गलती होने पर आपका पूरा वाक्य गलत हो सकता है, इसको आप याद रखेंगे। ये आपके बहुत यानी ये जो सारणी है, ये सारणी आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक को हम पूरा करेंगे। लेंथी टॉपिक है थोड़ा सा, एक एक पॉइंट कंबाइन देखेंगे। सिंपल का अलग पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव अलग पढ़ेंगे, इंपरेटिव अलग पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव अलग पढ़ेंगे और एक्सक्लेमेटरी का अलग पढ़ेंगे। सारी चीजें हम तरीके से पढ़ेंगे और आगे की जो चीजें हैं वो हम करेंगे अगली वीडियो में। और उसके तब तक के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और दिव्या क्लासेस के तरीके से हमने ये शुरू किया है और जानते तो हुई परिचय का तो आपके बारे में पता ही है। और जो भी आप किसी भी प्रकार का अगर आपके तरीके से इशू है किसी भी पढ़ाने से संबंधित या जो भी आज की क्लास में पढ़ा है उसमें आप कमेंट करके जरूर बताएं कि अपने मन में कोई रिपोर्टेड स्पीच या किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रकार के अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख करके डालें, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। आने वाली